हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग इंसेक्ट में होने वाली एक मोल्टिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मोल्टिंग क्या होता है? मोल्टिंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्वचा निर्मोचन। त्वचा निर्मोचन अर्थात इंसेक्ट के द्वारा अपने पुराने क्यूटिकल को त्यागना और उसके अंदर नए क्यूटिकल का निर्माण होना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मोल्टिंग या इक्डाइसिस। तो हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे? मोल्टिंग या इक्डाइसिस क्या होता है इसको देखेंगे। मोल्टिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग मोल्टिंग के अंदर होने वाले डिफरेंट स्टेजेस या प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ मोल्टिंग को कंट्रोल करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। अर्थात मोल्टिंग किन किन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल या रेगुलेट किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में ये चीजें ऑब्जर्व की, ठीक है? कुछ नहीं देखा होगा तो ये वाली चीजें या ये वाले स्टेजेस तो आपने कभी ना कभी देखा होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर प्लांट में कभी ना कभी लटका होता है, ठीक है? तो ये क्या है? ये इस इंसेक्ट जिसे हम क्या कहते हैं? सिकाडा, इसके द्वारा छोड़ा गया एक्सोस्केलेटन या क्यूटिकल है, ठीक है? उसी तरह से ग्रासहॉपर और जो ड्रैगन फ्लाई, इसमें आप लोगों ने ये सारी चीजें कभी ना कभी ऑब्जर्व की होगी। यही प्रोसेस जो इंसेक्ट में हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? मोल्टिंग। मोल्टिंग अर्थात जो ये ओल्ड क्यूटिकल है उसको इस इंसेक्ट के द्वारा त्याग दिया जाता है और उसके अंदर नए क्यूटिकल का निर्माण हो। तो मोल्टिंग क्या होता है? मोल्टिंग या इक्डाइसिस, मोल्टिंग को हम क्या कहते हैं? इक्डाइसिस भी कहते हैं। तो इक्डाइसिस क्या है? एक तरह का पीरियोडिकल प्रोसेस है। पीरियोडिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा ओल्ड क्यूटिकल को छोड़ा जाता है और नए क्यूटिकल का निर्माण होता है। क्यों इंसेक्ट में मोल्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इंसेक्ट का शरीर बाह्य कंकाल से मिलकर के बना होता है। बाह्य कंकाल मतलब एक्सोस्केलेटन से मिलकर के बना होता है। और ये एक्सोस्केलेटन क्या होता है? हार्ड होता है, रिजिड होता है, ठीक है? और हार्ड और रिजिड होने के कारण इंसेक्ट का जो शरीर है वो ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है? इसीलिए क्या हो जाता है कि इंसेक्ट को जब ग्रो करना रहता है या किसी आर्थ्रोपोड को ग्रो करना होता है तो वो अपने शरीर के बाहर पाए जाने वाले एक्सोस्केलेटन को समय समय पर वह रिमूव करता जाता है या छोड़ता जाता है, ठीक है? ताकि वो फर्दर ग्रो कर सके। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं मोल्टिंग, ठीक? मोल्टिंग जो होता है वो जितने भी आर्थ्रोपोड है उनका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, क्योंकि जितने भी आर्थ्रोपोड है उसका जो शरीर है वो बना रहता है एक्सोस्केलेटन से और इस एक्सोस्केलेटन के कारण ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनमें क्या होता है? मोल्टिंग की प्रोसेस होती है, ठीक? आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि ये जो बाह्य क्यूटिकल जो छोड़ा गया है इन इंसेक्ट के द्वारा, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एक्जुवी। एक्जुवी मतलब मोल्टिंग के द्वारा जो पुराने क्यूटिकुलर पार्ट को जो जिसको डिस्कार्ड किया गया है, छोड़ा गया है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्जुवी कहते हैं, ठीक? लेकिन जैसे एक इंसेक्ट एग से निकलेगा, एग से निकलने के बाद यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट मोल्टिंग किया। फर्स्ट मोल्टिंग की प्रक्रिया थोड़ा देर चला, उसके बाद ये दूसरा मोल्टिंग के प्रोसेस हुआ, ठीक? फिर यहाँ पर मोल्टिंग होगा, ओके? फिर इसके बाद मोल्टिंग की प्रक्रिया थोड़ा देर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में जो टाइम है वहां पर इंसेक्ट के अंदर मोल्टिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है? फिर यहाँ पर तीसरा बार फिर मोल्टिंग होगा। तो इस तरह से इंसेक्ट के लाइफ में कभी कभी मोल्टिंग होता है। तो नॉर्मली देखा गया है कि इंसेक्ट में 4 से 5 मोल्टिंग स्टेजेस पाए जाते हैं, लेकिन किसी किसी इंसेक्ट में 7 से 14 तक मोल्टिंग स्टेजेस पाई जाती है। तो सबसे पहले समझो कि इस मोल्टिंग के अंदर कुछ स्टेजेस होती है। जैसे पहले एक मोल्टिंग से दूसरे मोल्टिंग के बीच कुछ टाइम लगेगा और उस टाइम में इंसेक्ट का कुछ स्टेज होगा, स्टेज ऑफ इंसेक्ट। तो दो मोल्टिंग के बीच का जो समय लगता है
अर्थात जो दो मोल्टिंग के बीच जो समय लगेगा या समय अंतराल रहेगा, उस समय अंतराल को हम क्या कहते हैं? स्टेडियम कहते हैं, स्टेडियम कहते हैं। ठीक, और इस स्टेडियम में अर्थात दो मोल्टिंग के बीच जो इंसेक्ट का जो स्टेज रहता है उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टार कहते हैं। समझ आया? तो एग से निकलने के बाद पहले मोल्टिंग के बीच इंसेक्ट को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट इंस्टार कहेंगे। फर्स्ट मोल्टिंग टू सेकंड मोल्टिंग के बीच इंसेक्ट को हम क्या कहेंगे? सेकंड इंस्टार। फिर इधर थर्ड इंस्टार, फोर्थ इंस्टार, इस तरह से होते जाता है और इंसेक्ट फर्दर ग्रो करता है। और एक बार ऐसा होता है कि इंसेक्ट के अंदर लास्ट मोल्टिंग होता है या अंतिम मोल्टिंग होता है और इंसेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस एडल्ट को हम क्या कहते हैं? इमिगो, इमेगो कहते हैं। ठीक है, इंसेक्ट के एडल्ट को ही हम क्या कहते हैं? इमोगो कहते हैं। इसको याद रखना। तो दो मोल्टिंग के बीच का जो समय अंतराल है उस समय अंतराल को हम स्टेडियम कहते हैं और उस समय अंतराल में इंसेक्ट की जो अवस्था होती है उससे हम क्या कहते हैं? इंस्टार कहते हैं। फर्स्ट इंस्टार कौन सा होगा? एग से लेकर के फर्स्ट मोल्टिंग के बीच जो इंसेक्ट का स्टेज रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट इंस्टार कहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और समझो, यहाँ पर हमने देखा कि लास्ट मोल्टिंग होगा, उसके बाद इंसेक्ट के मोल्टिंग होने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिनमें लास्ट मोल्टिंग नहीं होता है, उसमें जीवन पर्यंत मोल्टिंग चलते रहती है। इवन जब इंसेक्ट एडल्ट हो जाता है फिर भी उसके अंदर मोल्टिंग चलते रहती है। और कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिनमें एडल्ट स्टेज आएगा उसके बाद मोल्टिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। तो जितने भी टेरीगोट है, टेरीगोट अर्थात जितने भी विंग्ड इंसेक्ट है, जितने भी विंग्ड इंसेक्ट है उनमें जो मोल्टिंग की प्रक्रिया है वो जैसे ही इंसेक्ट एडल्ट स्टेज में आएगा उसके बाद ये जो मोल्टिंग की प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन एटेरिगोट इंसेक्ट अर्थात विंगलेस इंसेक्ट में, विंगलेस इंसेक्ट में जैसे कि सिल्वर फिश क्या है? विंगलेस इंसेक्ट है। उसके अंदर जो मोल्टिंग की प्रक्रिया है वो इंसेक्ट के एडल्ट होने के बाद भी जारी रहता है। टेरीगोट में एडल्ट होने के बाद मोल्टिंग की प्रक्रिया बंद हो जाती है। उस दौरान क्या होता है? मोल्टिंग की प्रक्रिया में कुछ एनर्जी यूज होगा, ठीक है, और कुछ मात्रा में बॉडी के अंदर जो पाए जाने वाले सब्सटेंसेस है उसका यूज होगा। इन सब्सटेंसेस का यूज जब इंसेक्ट एडल्ट स्टेज में आएगा तो वहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये हो जाता है उसके प्रजनन में उपयोग हो जाता है। अर्थात ये जो एनर्जी है, बॉडी सब्सटेंसेस है, इसका यूज अब किस में हो जाएगा? रिप्रोडक्शन में यूज हो जाता है। इसी कारण से इंसेक्ट जब एडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन की क्रिया शुरू होती है, इसलिए उसके अंदर मोल्टिंग की प्रक्रिया बंद हो जाती है। ठीक है, मोल्टिंग की प्रक्रिया एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जो कि 3 स्टेजेस में होती है। मोल्टिंग की प्रक्रिया कितने स्टेजेस में होती है? तो ये होती है 3 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं? एपोलाइसिस कहते हैं। सेकंड स्टेज को हम लोग एक्डाइसिस कहते हैं। थर्ड स्टेज को हम स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं। ठीक, एपोलाइसिस अर्थात मोल्टिंग की प्रक्रिया का सबसे शुरुआती स्टेज, जिसमें क्या क्या होता है? तो इस दौरान 2 चीज होती है, एक तो होता है फॉर्मेशन और दूसरा होता है डिसोल्यूशन। फॉर्मेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल एंड डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। ठीक है, एपोलाइसिस जो वर्ड है वो 2 शब्द से मिलकर बना है। एपो मीन्स होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन अर्थात न्यू क्यूटिकल का फॉर्मेशन, और लाइसिस मीन होता है डिसोल्यूशन, मीन्स ओल्ड क्यूटिकल का डिसोल्यूशन या अपघटन। एपोलाइसिस के दौरान क्या होता है? एपोलाइसिस के दौरान जब नॉर्मली हम लोग एक इंसेक्ट या इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन को हम लोग देखते हैं, तो उसके अंदर हमें नॉर्मल केस में ये 4 अवस्थाएं वो दिखती है। सबसे पहले एपिक्यूटिकल,
एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल, ये बनाता है इंसेक्ट का क्यूटिकल। उसके नीचे होता है इपिडर्मल सेल, इपिडर्मल सेल के नीचे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इंसेक्ट में ये 3 लेयर पाए जाते हैं उसके एक्सोस्केलेटन में। इस दौरान क्या होता है, सबसे पहले जब इंसेक्ट में मोल्टिंग शुरू होता है उस दौरान इस इपिडर्मिस सेल और इस क्यूटिकल के बीच, क्यूटिकल मतलब इपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, क्यूटिकल। इन तीनों के बीच और इपिडर्मिस के बीच एक स्पेस क्रिएट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सुवियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, या क्यूटिकुलर स्पेस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इस ओल्ड क्यूटिकल और इस एपिडर्मिस के बीच एक स्पेस क्रिएट होगा जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सुवियल या क्यूटिकुलर स्पेस कहते हैं। इसके बाद इसके इस स्पेस के अंदर, इस स्पेस में कुछ मात्रा में जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग फ्लूइड या मोल्टिंग जेल कहते हैं। पहले क्या होगा, पुराने क्यूटिकल और एपिडर्मिस के बीच एक स्पेस क्रिएट होगा और इस स्पेस में इस एपिडर्मिस सेल के द्वारा कुछ मात्रा में मोल्टिंग फ्लूइड या मोल्टिंग जेल सीक्रेट होगा और उस मोल्टिंग जेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम रहते हैं जिसमें से काइटिनेज और प्रोटीएज एंजाइम प्रमुख है। जब मोल्टिंग जेल या मोल्टिंग फ्लूइड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो मुख्य रूप से इनएक्टिव स्टेज में रहेगा। इतना समझ आ गया, मोल्टिंग फ्लूइड का सिक्रेशन हो चुका है। अब आगे क्या होगा, जैसे ही ये मोल्टिंग फ्लूइड सिक्रेट होगा, यहाँ पर जमा होगा, उसके बाद इसके ऊपर ये जो एपिक्यूटिकल है वो अपने बाहर में जस्ट क्या सिक्रेट कर देता है, ये सिक्रेट कर देता है लिपोप्रोटीन को सिक्रेट कर देता है जो कि क्यूटिकुलिन लेयर का निर्माण करेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इंसेक्ट ने मोल्टिंग फ्लूइड सिक्रेट किया, उसके बाद इन्होंने अपने बाहर में किसका सिक्रेट कर दिया है, ये न्यू क्यूटिकल का। और यही न्यू क्यूटिकल क्या है, ये क्या है, क्यूटिकुलिन लेयर है। ये लेयर क्या करता है, जब ये मोल्टिंग फ्लूइड, जैसे ही ये क्यूटिकुलिन लेयर या न्यू क्यूटिकल का सिक्रेशन होता है, ये मोल्टिंग फ्लूइड क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाएगा। अब ये एक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा, इस क्यूटिकल को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। डाइजेस्ट करना शुरू करेगा तो जरूरी है कि इस मोल्टिंग फ्लूइड का इफेक्ट इसके ऊपर भी होगा, अर्थात एपिडर्मिस सेल पर होगा। तो एपिडर्मिस सेल अपने आप को बचाने के लिए अपने ऊपर में क्या को सिक्रेट कर देता है, लिपोप्रोटीन या क्यूटिकुलिन लेयर को सिक्रेट कर देता है। अब मोल्टिंग फ्लूइड क्या हो जाता है, एक्टिव स्टेज में आ जाता है और इस एक्टिव स्टेज में आने के कारण क्यूटिकल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। क्यूटिकल को डाइजेस्ट करेगा तो डाइजेशन कहाँ से शुरू होगा, क्यूटिकल का सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा होता है, तो वो होता है एंडोक्यूटिकल। इसी एंडोक्यूटिकल का डाइजेशन सबसे पहले शुरू हो जाता है। क्यूटिकुलिन लेयर का सिक्रेट हो जाता है और ये प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा एपिडर्मिस सेल का जो डाइजेशन होता है उसको ये क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, और क्यूटिकुलिन लेयर क्या हो जाता है, नए क्यूटिकल का पार्ट बन जाता है। तो यहीं से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर न्यू क्यूटिकल का जो न्यू क्यूटिकुलिन लेयर का सिक्रेशन हुआ है, यही क्या करता है, आगे चल के न्यू क्यूटिकल का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बोल सकते हैं कि फर्स्ट लेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मोल्टिंग इज क्यूटिकुलिन लेयर। मोल्टिंग की प्रोसेस के दौरान सबसे पहला लेयर जो कि न्यू क्यूटिकल का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा लेयर होता है, तो वो लेयर होता है क्यूटिकुलिन लेयर। और सबसे पहले मोल्टिंग प्रक्रिया में जिसका डाइजेशन होगा वो कौन होगा, वो होगा एंडोक्यूटिकल। मोल्टिंग फ्लूइड क्या होता है, बिकम एक्टिवेटेड एंड केमिकली डाइजेस्ट एंडोक्यूटिकल ऑफ द ओल्ड एक्सोस्केलेटन। इतना हम लोगों ने समझ लिया है। आगे देखो,
प्रोक्यूटिकल इज फॉर्म बिलो द इपीक्यूटिकल। हमने पिछले वीडियो में समझा है कि इपीक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, क्यूटिकल का। ये जो इपीक्यूटिकल है वो 4 लेयर से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट होता है सीमेंट लेयर, उसके नीचे होता है वैक्स लेयर, उसके नीचे होता है क्या, क्यूटिकुलिन लेयर और इपीक्यूटिकुलर लेयर। प्रोक्यूटिकल 2 लेयर से मिलकर के बना होता है, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। तो क्यूटिकल ये 4-5 एपिक्यूटिकल 4 लेयर से और प्रोक्यूटिकल 2 लेयर से मिलकर के बना होता है। इतना हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझ लिया है। तो यहीं पर ध्यान देना कि ये जो मोल्टिंग फ्लूइड यहाँ सिक्रेट हुआ वो किसको डाइजेस्ट कर रहा है, एंडोक्यूटिकल, पुराने क्यूटिकल का। लेकिन यहाँ पर सिक्रेशन किसका शुरू हुआ है, न्यू क्यूटिकल का, न्यू क्यूटिकल के क्यूटिकुलिन लेयर का। तो क्यूटिकुलिन लेयर किसका पार्ट है, क्यूटिकुलिन लेयर पार्ट है इपीक्यूटिकल का। तो इस इपीक्यूटिकल अर्थात इस, अब ये क्यूटिकुलिन लेयर का सिक्रेट हुआ है ना अभी, तो इस इपीक्यूटिकल के नीचे में किसका सिक्रेशन होता है, प्रोक्यूटिकल का। अर्थात ये जो लेयर यहाँ पर बना हुआ है, कौन सा लेयर, न्यू क्यूटिकल का, अर्थात क्यूटिकुलर लेयर, उसी के जस्ट नीचे किसका सिक्रेशन हो जाएगा अब, तो वहां पर सिक्रेशन हो जाता है प्रोक्यूटिकल का। तो पहले यहाँ पर ये जो ऊपर में जो डार्क कलर दिख रहा है वो क्या है, क्यूटिकुलिन है, ठीक। और इस क्यूटिकुलिन के नीचे कौन सा है, तो ये प्रोक्यूटिकल। प्रो मीन्स होता है प्राइमरी, क्यूटिकल मतलब होता है क्यूटिकल। तो प्राइमरी क्यूटिकल मतलब जब क्यूटिकल एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल में डिवाइड नहीं रहता है, ठीक। तो यहाँ पर प्रोक्यूटिकल का सिक्रेशन हो जाता है किसके नीचे, क्यूटिकुलिन लेयर के नीचे। उसके बाद वैक्स थ्रेड ऑफ कोर कैनाल प्रोड्यूस वैक्स लेयर, ठीक। क्यूटिकुलिन लेयर के जस्ट ऊपर में हमने देखा कि क्या है, वैक्स लेयर। तो यहाँ पर जो क्यूटिकुलिन लेयर सिक्रेट हुआ है, इस क्यूटिकुलिन लेयर के ऊपर, इसी के ऊपर वैक्स कैनाल के द्वारा वैक्स लेयर का सिक्रेशन हो जाता है, ठीक है। वैक्स लेयर सिक्रेट हो गया। अब ये थिकनेस यहाँ पर बढ़ रहा है किसका, इपीक्यूटिकल का, और ये क्या है हमारा प्रोक्यूटिकल, ठीक है। और डर्मल ग्लैंड सिक्रेट सीमेंट लेयर, ठीक। और सीमेंट लेयर को ही अब क्या कहते हैं, टेक्टोक्यूटिकल। अब डर्मल जो सेल है या डर्मल ग्लैंड, अर्थात ये जो एपिडर्मिस सेल के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जिसे हम डर्मल ग्लैंड कहते हैं, वो इस वैक्स लेयर के ऊपर में किसका सिक्रेशन कर देता है, तो सीमेंट लेयर का सिक्रेशन कर देता है। तो प्रोक्यूटिकल के अंदर जो चारों लेयर है वो सिक्रेट हो गया। कौन कौन सा, सीमेंट लेयर, वैक्स लेयर, क्यूटिकुलर लेयर, और उसी के नीचे जस्ट इपीक्यूटिकल लेयर का सिक्रेशन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा कि किसका सिक्रेशन होता है, क्यूटिकुलिन का, उसके बाद वैक्स लेयर का, फिर तीसरा सीमेंट लेयर का सिक्रेशन होता है। इतना क्लियर है। अब यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किसका किसका फॉर्मेशन हो चुका है, प्रोक्यूटिकल का भी सिक्रेशन हो चुका है। हमने यहाँ पर देखा प्रोक्यूटिकल इज फॉर्म्ड बाय द इपीक्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्यूटिकुलिन का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद प्रोक्यूटिकल का, उसके बाद वैक्स लेयर और सीमेंट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि न्यू क्यूटिकल लगभग पूर्ण रूप से फॉर्म हो चुका है। यही है हमारा क्या, न्यू क्यूटिकल जैसे ही फॉर्म हुई, उसके बाद ओल्ड क्यूटिकल को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्डाइसिस। एक्डाइसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड क्यूटिकल। मोल्टिंग के अंदर हम लोग पूरा का पूरा टोटल प्रोसेस स्टडी करते हैं, जिसमें एपोलाइसिस होगा, एक्डाइसिस होगा, और आगे हम देखेंगे कि स्क्लेरेटाइजेशन होगा। लेकिन जब हम लोग एक्डाइसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर केवल और केवल हम बात करते हैं
पुराने क्यूटिकल को छोड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर एन इंसेक्ट दैट एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग न्यू एक्सोस्केलेटन, अर्थात इंसेक्ट की वह अवस्था जिनमें वह कंटिन्यू रूप से नए एक्सोस्केलेटन का या न्यू क्यूटिकल का फॉर्मेशन करते रहता है, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, फेरेट स्टेज या फेरेट कंडीशन या फेरेट इंस्टार कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था आप लोग को कि इंसेक्ट में पहले मोल्टिंग शुरू होगा, मोल्टिंग शुरू होने के दौरान कुछ समय लगेगा, उसी समय में इंसेक्ट की जो अवस्था रहता है उसे हम क्या कहते हैं, फेरेट स्टेज या फेरेट कंडीशन या फेरेट इंस्टार कहते हैं। फेरेट स्टेज क्यों? क्योंकि इसी दौरान इंसेक्ट फेरेट इंस्टार में ही या फेरेट स्टेज में ही इंसेक्ट के अंदर मोल्टिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, उस दौरान मोल्टिंग होती है और वहीं पर न्यू क्यूटिकल का निर्माण होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने यह भी समझ लिया कि फेरेट इंस्टार क्या होता है। व्हेन न्यू एक्सोस्केलेटन इज रेडी, अब यहाँ पर देखो न्यू एक्सोस्केलेटन रेडी हो गया है, उसके बाद इंसेक्ट में क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उसके मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू होगा, मसल्स जो होता है वो एक दूसरे के साथ दबना शुरू हो जाता है। इंसेक्ट काफी सारे हवा को अपने शरीर में क्या करता है, इनटेक करता है, अपने शरीर में हवा भरता है। ठीक, जो एब्डोमेन जो पार्ट है इंसेक्ट का, वहां पर जो ब्लड रहता है वो इंसेक्ट के थोरेक्स में आता है, जिसके कारण इंसेक्ट का थोरेक्स और हेड पोर्शन है वहां पर क्या हो जाता है, स्वेलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब इंसेक्ट के अंदर अब स्वेलिंग होगी या फैलना शुरू होगा इंसेक्ट का शरीर, एक चीज याद रखना, जो न्यू क्यूटिकल है वो क्या है, अभी ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन ओल्ड क्यूटिकल क्या है, ओल्ड क्यूटिकल जो है वो है रिजिड। इंसेक्ट के अंदर स्वेलिंग होता है जिसके कारण ये रिजिड एक्सोस्केलेटन, रिजिड ओल्ड एक्सोस्केलेटन वो फटना शुरू हो जाता है और इंसेक्ट का ओल्ड एक्सोस्केलेटन फटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और कहाँ से फटने की शुरू होती है, तो वो हो जाता है लाइन ऑफ वीकनेस। इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन अलग होना शुरू हो जाएगा बॉडी से, और अलग होने की प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ से, तो लाइन ऑफ वीकनेस। लाइन ऑफ वीकनेस को ही हम लोग इंसेक्ट के एक्डाइसियल या इपिक्रेनियल सचर भी कहते हैं। लाइन ऑफ वीकनेस को ही हम एक्डाइसियल सचर या इपिक्रेनियल सचर कहते हैं। जब हमने इंसेक्ट के हेड का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंसेक्ट के हेड में इंसेक्ट के जैसे ये हेड है, तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड वाई शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिक्रेनियल सचर। और इसी एपिक्रेनियल सचर को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ वीकनेस। और यही से इंसेक्ट में मोल्टिंग की प्रक्रिया या एक्डाइसिस की प्रक्रिया शुरू होती है, अर्थात इंसेक्ट का ओल्ड क्यूटिकल यहीं से फट करके निकलना शुरू हो जाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट जो डायग्राम है वहां पर देख लो, यहीं पर पाया जाएगा, यहाँ पर जैसे लाइन ऑफ वीकनेस या एक्डाइसियल सचर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंसेक्ट का जो एक्जुई है या ओल्ड क्यूटिकल है वो कहाँ से शुरू हुआ है, हेड से निकलना शुरू हुआ है, अभी भी कहाँ पर लटका हुआ है, वो एब्डोमेन में लटका हुआ है। वो मोल्टिंग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो ये शुरू होती है इंसेक्ट के हेड पर पाए जाने वाले लाइन ऑफ वीकनेस, एक्डाइसियल लाइन या इपिक्रेनियल सचर से शुरू होती है। तो ये तीनों चीजें एक ही है, लाइन ऑफ वीकनेस, एक्डाइसियल सचर या इपिक्रेनियल सचर। तो मोल्टिंग के दौरान जितने भी अंग में इंसेक्ट के शरीर का जितने भी भाग है जिसमें क्या पाया जाता है, क्यूटिकल पाया जाता है, वो सारे के सारे पार्ट इंसेक्ट के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। इंसेक्ट के शरीर में क्यूटिकल का लेयर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इंसेक्ट के शरीर में पाया जाता है पूरे
शरीर में पाया जाता है क्यूटिकल का लेयर, लेग में पाया जाता है। इंटरनल लिनिंग ऑफ फोरगट, हाइंडगट एंड ट्रेकिया, क्योंकि इन तीनों का विकास एक्टोडर्म से होता है, एक्टोडर्म से होता है। इस कारण जो ट्रेकिया है और इंसेक्ट के डाइजेशन पार्ट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोरगट, हिंडगट और मिडगट। तो उनमें से जो फोरगट और हिंडगट है वो उसका निर्माण और ट्रेकिया का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, इसीलिए एक्टोडर्म से विकसित होने के कारण इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है। उन क्यूटिकल को भी मोल्टिंग की प्रक्रिया के दौरान ही छोड़ा जाता है। एक्टोडर्म मीन्स क्या होता है? जब इंसेक्ट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस दौरान इंसेक्ट के अंदर 3 जर्म लेयर बनता है, जर्म लेयर बनता है और इन्हीं लेयर की लेयर से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन का निर्माण होता है इंसेक्ट में। तो सबसे बाहर लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, बीच वाले को मेसोडर्म और अंदर वाले को एंडोडर्म कहते हैं। तो एक्टोडर्म से जिस भी ऑर्गन का निर्माण होगा उसके अंदर क्यूटिकुलर का या क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है। तो एक्टोडर्म से किसका निर्माण होता है? तो बॉडी के बाहर सरफेस का निर्माण होता है, लेग का निर्माण होता है, फोरगट मतलब डाइजेस्टिव पार्ट का फर्स्ट पार्ट है उसका निर्माण होता है, डाइजेस्टिव पार्ट का लास्ट सेगमेंट हाइंडगट का निर्माण होता है और ट्रेकिया का निर्माण होता है। तो इन सबका निर्माण इंसेक्ट में एक्टोडर्म से होता है और एक्टोडर्म के निर्माण होने के कारण इसका बाह्य भाग किसका बना होता है? क्यूटिकल का बना होता है। इस क्यूटिकल को भी इंसेक्ट में जो इक्डाइसिस होता है उसके दौरान छोड़ दिया जाता है। जब ओल्ड क्यूटिकल को छोड़ दिया जाता है तो उस ओल्ड क्यूटिकल को हम क्या कहते हैं? एक्सुवी कहते हैं, एक्सुवी कहते हैं। जैसे सांप वगैरह का आप लोगों ने कभी कभी रास्ते में देखा होगा, उसको भी हम क्या कहते हैं? एक्सुवी कहते हैं। एक्सुवी मतलब ओल्ड क्यूटिकल या ओल्ड डर्मल ऑर्गन, डर्मल पार्ट। जब इक्डाइसिस हो जाता है, इक्डाइसिस हो जाता है उसके बाद तीसरा प्रोसेस आता है, जो नया बना क्यूटिकल है उसका हार्ड होना। जो न्यू बना है ना क्यूटिकल, न्यू क्यूटिकल बना हुआ है उसका हार्ड होना शुरू होगा। हार्ड होने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? एक तरह का केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर इपिक्यूटिकल का निर्माण हुआ है और प्रोक्यूटिकल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर 2 चीजों का निर्माण हो चुका है, इसको ध्यान रखना, इपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। ये पूरा का पूरा ऊपर का जो डार्क ब्लैक कलर दिख रहा है वो क्या है? इपिक्यूटिकल, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोक्यूटिकल। तो इस प्रोक्यूटिकल में जो अंदर का जो पार्ट है यहाँ पर क्या होगा? आफ्टर शेडिंग द ओल्ड क्यूटिकल फ्रेश स्टार इज वेरी सॉफ्ट एंड मिल्की वाइट फूड। जो नया इंसेक्ट निकलेगा ना क्यूटिकल के, ओल्ड क्यूटिकल के छोड़ने के बाद जो नया इंसेक्ट बाहर आएगा जिसका शरीर क्या हो जाता है? एकदम नरम और मिल्की वाइट कलर का हो जाता है। उसके कुछ ही घंटों बाद जो क्यूटिकल होता है, ये जो क्यूटिकल रहेगा वो क्या हो जाता है? बिकम हार्ड, और उसके कलर जो होता है वो जो मिल्की कलर था वो डार्क कलर में चेंज हो जाता है। मतलब ये जो सॉफ्ट है वो हार्ड में चेंज हो जाएगा, मिल्की वाइट जो है वो डार्क कलर में चेंज हो जाएगा। तो सॉफ्ट टू हार्ड होने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं। जो लाइट कलर था उसका डार्क कलर में चेंज होना क्या कहलाता है? टैनिंग कहलाता है। टैनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच क्यूटिकल इज डार्केंड एंड इट विल टेक 1 to 2 days, 1 से 2 दिन का समय लेता है टैनिंग की प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्क्लेरोटाइजेशन की प्रक्रिया होता है उस दौरान क्या हो जाता है कि जो प्रोक्यूटिकल है, प्रोक्यूटिकल के जो बाहरी भाग में एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडिन। इस आर्थ्रोपोडिन नाम का जो प्रोटीन होता है जो कि प्रोक्यूटिकल में पाया जाता है वो कुछ एंजाइम्स या कुछ केमिकल जैसे क्विनोन के कारण स्क्लेराइट में परिवर्तित हो जाता है।
ये जो आर्थ्रोपोडिन था वो पहले क्या था, सॉफ्ट प्रोटीन था, फ्लेक्सिबल प्रोटीन था, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और लाइट कलर का प्रोटीन था। वो अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्लेराइड में। और स्क्लेराइड क्या है, एक प्रकार का हार्ड प्रोटीन है, ठीक है, रिजिड प्रोटीन है और डार्क कलर का प्रोटीन है। तो इस तरह से जो आर्थ्रोपोडिन प्रोटीन जो यहाँ पर था वो स्क्लेरोटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो क्यूटिकल है, जो प्रोक्यूटिकल है, वो दो भागों में बढ़ जाता है। ऊपरी भाग जिसमें हार्ड, रिजिड और डार्क कलर का प्रोटीन पाया जाएगा, जिसमें स्क्लेरोटिन प्रोटीन पाया जाएगा, उसे हम क्या कह देते हैं, एक्सोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल। और जिसमें नीचे की ओर आर्थ्रोपोडिन प्रोटीन पाया जाएगा जो कि लाइट कलर का होगा, उसे हम क्या कह देते हैं, एंडोक्यूटिकल। तो ये जो ऊपर का भाग है वो क्या कहलाएगा, एक्सोक्यूटिकल। अंदर का भाग क्या कहलाएगा, एंडोक्यूटिकल। द अपर लेयर ऑफ प्रोक्यूटिकल डेवलप्ड इज एक्सोस्केलेटल ड्यू टू स्क्लेरोटाइजेशन एंड टैनिंग। स्क्लेरोटाइजेशन मतलब ये जो आर्थ्रोपोडिन है वो स्क्लेराइड में परिवर्तन हो गया, स्क्लेरोटिन में। और टैनिंग मतलब ये जो आर्थ्रोपोडिन लाइट कलर का था वो डार्क कलर में चेंज हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेरोटाइजेशन और टैनिंग। लोअर लेयर ऑफ प्रोक्यूटिकल डेवलप्ड इज एंडोक्यूटिकल थ्रू एडिशन ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन। इस एंडोक्यूटिकल या इस भाग में, अर्थात एंडोक्यूटिकल भाग में बहुत सारे प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस ऐड होते जाते हैं, जिसके कारण एंडोक्यूटिकल और बड़ा हो जाता है और ये सबसे ज्यादा थिकेस्ट लेयर बन जाता है इंसेक्ट के बॉडी में, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडिन से स्क्लेरोटिन में जो चेंज होने की जो प्रक्रिया है, जो कि सॉफ्ट टू हार्ड में चेंज हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरोटाइजेशन। और जो लाइट कलर है वो डार्क कलर में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टैनिंग कहते हैं। इस तरह से पूरा इंसेक्ट में मोल्टिंग की प्रक्रिया कुल 3 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेजेस हमने देखा एपोलाइसिस, जिसमें हमने बात किया कि इंसेक्ट का ओल्ड क्यूटिकल बॉडी से अलग होगा। दूसरा इक्डाइसिस, अर्थात जो ओल्ड क्यूटिकल है उसको बॉडी से छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा होता है स्क्लेरोटाइजेशन, अर्थात जो न्यू क्यूटिकल बना है उसका हार्ड और डार्क कलर में कन्वर्जन। तो इस तरह से हमने पूरे मोल्टिंग प्रोसेस को समझा। अब हम लोग देखते हैं कि इंसेक्ट में जो मोल्टिंग होता है उसको कंट्रोल कौन करता है। तो इसको कंट्रोल करता है कुछ हार्मोन, जो कि इंसेक्ट के स्पेसिफिक ग्रोथ स्टेजेस में एक स्पेसिफिक ऑर्गन से डेवलप होता है। सबसे पहला हार्मोन आता है जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन इंसेक्ट के जो ब्रेन में पाया जाता है भाग कार्पोरा अलाटा, वहां से ये प्रोड्यूस होता है। ये इंसेक्ट को जिस स्टेज में है उसी स्टेज में रखने का काम करता है। जैसे एक एग्जांपल पर फर्स्ट मोल्टिंग हुआ इंसेक्ट में, फिर यहाँ से लार्वा आकर, ठीक है, 2 मोल्टिंग होगा इंसेक्ट में, पहला मोल्टिंग हुआ फिर दूसरा मोल्टिंग हुआ। इस बीच में कुछ स्टेज तक इंसेक्ट अपने जो स्टेज में है उसी स्टेज में रहेगा। जैसे वो लार्वा है तो लार्वा में रहेगा, या लार्वा का जो जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा रहेगा। तो इसको अर्थात इंसेक्ट को उसी स्टेज में रखने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन रहता है उसे हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन क्या होता है, इंसेक्ट को उसी स्टेज में बनाए रखने का काम करता है, अर्थात इंसेक्ट में मोल्टिंग होने की प्रक्रिया को रोक देता है। इसे हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल हार्मोन। कहाँ से सीक्रेट होता है, कार्य क्या है। अगला हार्मोन आता है मोल्टिंग हार्मोन। ये इंसेक्ट के प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो कि ब्रेन में पाया जाता है उससे सीक्रेट होता है। ब्रेन में पाया जाने वाला प्रोथोरेसिक ग्लैंड से ये रिलीज होता है और ये मोल्टिंग के प्रोसेस को इंड्यूस करता है। जुवेनाइल हार्मोन मोल्टिंग की प्रक्रिया को एक निश्चित समय तक रोक के रखेगा। जो मोल्टिंग हार्मोन है वो इंसेक्ट के मोल्टिंग की प्रक्रिया को इंड्यूस करेगा, अर्थात मोल्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। और मोल्टिंग हार्मोन में मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन आता है, इग्डायोसोल। इग्डायोसोल ये क्या है, एक तरह का मोल्टिंग हार्मोन। तीसरा आता है इक्लोसियन हार्मोन।
इंसेक्ट के ब्रेन में पाया जाने वाला न्यूरोसेक्रेटरी सेल से ये सिक्रेशन होता है, जो कि इक्डाइसिस प्रक्रिया या इक्लोशन प्रक्रिया को इंड्यूस करता है या हेल्प करता है। ये क्या करेगा? इंड्यूस करेगा। ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक, एक इंसेक्ट को उसी स्टेज पे बनाए रखने के लिए मदद करेगा। एक हार्मोन इंसेक्ट में मोल्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाएगा, एक हार्मोन इंसेक्ट में इक्डाइसिस की प्रक्रिया में उससे मदद करता है। तो इस तरह से हार्मोन के द्वारा इन मोल्टिंग प्रक्रिया को रेगुलेट किया जाता है इंसेक्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।